गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हमने इसके ऊपर 2 लेक्चर किए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने बताया था तुम लोगों कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी पोजीशन पर आता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई थी। ठीक है, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे किया जाता है, सह संयोजक बंध का निर्माण हम कैसे करते हैं। आज अपन बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आज अपन बात करेंगे केवल और केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो उससे पहले ये चीज़ समझ लो कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले अपन ये बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन, थोड़ी सी राइटिंग बेकार है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गौर से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करने से पहले तुम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन का और कार्बन का, मतलब वो कंपाउंड्स या वो यौगिक जो हाइड्रोजन से और कार्बन से दोनों से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप बाय हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, जो हाइड्रोजन से और कार्बन से दोनों से मिलकर बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया गया बहुत सारी कैटेगरी में, जिनमें सबसे पहली जो कैटेगरी है, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एंड जो दूसरे वाले होते हैं बच्चा, वो होते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितनी कैटेगरी में बच्चा, 2 कैटेगरी में। एक तो होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड को हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त। ठीक है, और अनसैचुरेटेड को बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक बार देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं इनको। जो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कितनी कैटेगरी में, आपकी 2 कैटेगरी में इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके होमो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं आपके कौन से, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बेटा जो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ बनी हुई होती है, मतलब एक तरीके से पहले तो क्लोज्ड चेन होती है, तो क्लोज्ड चेन बोले तो साइक्लिक होती है। ठीक है, जैसे कि हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। ठीक है, बस ये समझो कि होमोसाइक्लिक के अंदर जो एलिमेंट कंटेन होते हैं वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जबकि एज एन एग्जाम्पल मान लो सपोज दैट मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, साइक्लोहेक्सेन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इसके अंदर ये जो डॉट है ना बेटा, वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। जहां जहां पे कॉर्नर पॉइंट है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में आपके कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, मतलब जरूरी नहीं है केवल और केवल कार्बन ही वहां पे मौजूद हो, आपकी कुछ सीरीज वो ऐसे भी बना सकता है। और यहाँ पे उन्होंने डाल दिया क्या, ऑक्सीजन, बाकी सब जगह पे क्या है बेटा, कार्बन है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाती है, जो आपको हायर क्लासेज में स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता है बेटा, होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड, और एक होते हैं आपके नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उससे पहले होमोसाइक्लिक को 2 भागों में और क्लासिफाई किया गया है, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। उससे पहले आपका जो होमोसाइक्लिक है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कितनी कैटेगरी में बेटा, 2 कैटेगरी में। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेटा आपका एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक होता है बच्चा आपका कौन सा, एरोमेटिक। ठीक है,
एलिसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरी में, सॉरी एरोमेटिक को टू कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? जो अभी अभी मैंने बताया था, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, जो आप बेसिकली स्टडी करोगे वो 10th क्लास में क्लोज्ड चेन वाले की नहीं करोगे, आप किसकी स्टडी करोगे बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की स्टडी आप करोगे किसके अंदर? 11th क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की, तो दो तरीके के क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है उसको असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। दो भागों में इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एग्जाम्पल आता है किसका बेटा? एल्केन का, और एल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है। और अनसैचुरेटेड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है किसकी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक तो होते हैं बेटा एल्कीन और एक होते हैं आपके क्या? एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन को ओलेफिन भी बोला जाता है। ठीक है, नाम बताऊंगा ओलेफिन और पैराफिन क्यों बोला जाता है। पैरा का मतलब होता है लिटिल और फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। कौन? आपके एल्केन। इस वजह से इनको पैराफिन्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, दोबारा समझो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो भागों में बांटे गए हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बोला जाता है और इसको असंतृप्त बोला जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एक कैटेगरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और एल्केन के अंदर हम क्या यूज में लेते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, एल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है। पैराफिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि पैरा का मतलब होता है बहुत कम, लिटिल, और फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। मतलब जब जो आपके पैराफिन्स होते हैं वो बहुत ही लिटिल एफिनिटी वाले होते हैं, बोले तो इनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है। उसके बाद में असंतृप्त को फर्दर क्लासिफाइड किया गया टू कैटेगरी में, एल्कीन में और एल्काइन में। एल्कीन को ओलेफिन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर के साथ में मिलके ऑयली सब्सटेंस देते हैं। ठीक है, कौन? आपके जो ओलेफिन होते हैं वो। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, जो ब्रोमीन वाटर है, जब एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाई जाती है, किसके साथ में करवाई जाती है? ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाई जाती है, तो आपको क्या मिलते हैं? ऑयली सब्सटेंस मिलते हैं। उस वजह से इनको क्या बोला जाता है? ओलेफिन्स बोला जाता है। और एक कैटेगरी होती है किसकी? एल्डिकाइन की। क्लोज चेन के बारे में आपको इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, फिर भी बता देता हूँ कि क्लोज चेन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो होते हैं बेटा होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, 10th में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है किसमें? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एरोमेटिक के अंदर एक रूल लगता है जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि ये कंपाउंड एक्चुअल में एरोमेटिक है या नहीं है, हकल रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, एरोमेटिक को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। जो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर बेंजीन क्या होती है? तो ये जो चीज होती है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है आपकी क्या? बेंजीन। तो जो बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब बेंजीन से मिलकर बनते हैं, उनको बेंजेनॉइड बोला जाता है। और जो विदाउट बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उनको नॉन बेंजेनॉइड की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर भी मैं बताऊंगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? क्लोज्ड चेन वाला पार्ट है, ये बुकों में दिया हुआ रहता है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, हम जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इसको जल्दी से फटाफट से राइट डाउन करो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक भाई लोगों, तो मे भी आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। एक छोटी सी चीज और बतानी है आप लोगों को, पहले ये राइट डाउन कर लो। ठीक है, रफ करने जा रहा हूं मैं। ओके, ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी? एल्केन की। ठीक है, तो अगर मैं बच्चा एल्केन की बात करता हूं तो ये ध्यान रखना, एल्केन के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो जो सफिक्स सम या प्रीफिक्स हम जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो क्या सफिक्स लेते हैं बेटा? एन। ठीक है, और एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वहां पे जो यूज में आएगा ना बेटा वो एन यूज में आएगा, बता दूंगा अभी। ठीक है,
एल्केन का एक्चुअल में बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है क्या, CnH2n+2, ठीक है, वेयर जहां पर n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, n जो होता है वो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, n को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बोला जाता है, ठीक है। एज एन एग्जांपल मान लो, सपोज दैट मैं बोलता हूं कि कार्बन की क्वांटिटी आपके पास में 2 है, तो हाइड्रोजन कितने निकल के आएंगे बेटा, 2 × 2 + 2, तो आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C2H2 2 4 4 + 2 6, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, CnH2n+2 होता है, इसके थ्रू आपके कंपाउंड क्रिएट किए जाते हैं। एल्केन अपने साथ में पीछे की तरफ एक छोटा सा पार्ट जोड़ता है, एन, ठीक है, एन जोड़ता है। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, जो आपका आणविक सूत्र बनेगा ना, उसके अंदर टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एल्कीन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं एल्कीन की बात करता हूँ, तो एल्कीन का जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो क्या लेते हैं अपन, इन यूज में लेते हैं, सफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, ठीक है, तो इन यूज में लेते हैं। इसके एल्किन तब आता है जब किसी भी फॉर्मूले के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड क्रिएट हो, कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो किसका यूज लेते हैं बेटा, एल्कीन का यूज में लेते हैं। एज एन एग्जांपल प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, एथीन, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एल्कीन के फॉर्मूले की बात करूं तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, CnH2n, ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका एल्कीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, अपन एल्काइन की। तो एल्काइन के अंदर क्या होता है, जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो क्या यूज में लेते हैं बेटा, आइन जो है वो सफिक्स के तौर पे यूज में आता है। इसके अलावा कार्बन के बीच में एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। एल्केन के अंदर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा, कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप लोगों को सारी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है, सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। अगर वो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाना नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो देख के आए इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की कि एल्केन, एल्काइन क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी और डिस्कशन करेंगे। एल्केन, एल्काइन अभी मैंने बताया हाइड्रोकार्बन का ही एक क्लासिफिकेशन होता है। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आपकी ओपन चेन बोले तो खुली हुई चेन होगी वो, ठीक है। तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चा, उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी एफिनिटी बहुत कम होती है, लिटिल एफिनिटी होती है, वो रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना बेटा, वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उससे ज्यादा वीक होता है डबल, और उससे भी ज्यादा वीक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के आप उसकी उसको रिएक्ट करवा सकते हो किसी अदर कंपाउंड के साथ में, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है एल्कीन के अंदर। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, पैराफिन्स बोला जाता है, ठीक है। एल्कीन की बात करें तो ओलेफिन होते हैं, ओलेफिन बोला जाता है। इसको ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये ऑयली सब्सटेंस क्रिएट करता है, और एल्काइन होता है, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से फटाफट राइट डाउन करो इसको, ठीक है। तो अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, अब अपन बात करेंगे, देखो कि जो आपके जो केमिकल नेम होते हैं ना, मतलब जो कंपाउंड्स के नेम होते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया एल्केन, एल्काइन, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री के अंदर जो नेम दिए जाते हैं, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, 2-मिथाइल 3-प्रोपाइल ब्यूटेन है, तो बहुत सारे नेमिंग है। तो उनकी जो नेमिंग दी जाती है ना बेटा, वो IUPAC के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी IUPAC से पहले और भी बहुत सारे, मतलब जो नेमिंग सिस्टम थे, उनको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो नेमिंग जो दी जाती है केमिकल कंपाउंड्स को, उसमें 3 अलग अलग वे के अकॉर्डिंग नाम दी जाती है, ठीक है। पहला जो नेमिंग होती है वो दी जाती है किसके अकॉर्डिंग बेटा, कॉमन नेमिंग के सिस्टम, कॉमन
नेमिंग, ठीक है, मतलब जिसको हम जाना जाता है, मतलब इसको नॉर्मली जो हम जानते हैं, जैसे विनेगर जानते हैं, विनेगर क्या होता है, तो कॉमन नेमिंग होती है। कास्टिक सोडा क्या होता है, ये कॉमन नेमिंग होती है, ठीक है। कॉमन नेमिंग के अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइव्ड नेमिंग सिस्टम। ड्राइव्ड नेमिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, वो कंपाउंड जो किसी चीज से ड्राइव किए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो लाल चींटी होती है, ठीक है, रेड एंट होती है, उसकी स्टिंग में से एक एसिड निकलता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो उस एसिड का नाम उस चींटी के नाम पे पड़ा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और उसको फॉर्मिका बोला जाता है। तो एक्चुअल में वो किससे प्राप्त होता है, अपने को रेड स्टिंग से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले हैं बेटा, आईयूपैक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। बोले तो आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इस नेमिंग को हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे और आगे जाके आपको सबसे ज्यादा यही नेमिंग दिखने वाली है, ठीक है। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, सबसे ज्यादा जो नेमिंग दिखेगी वो कौन सी दिखेगी बेटा, आपको आईयूपीएक की नेमिंग दिखेगी, ठीक है। हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, पहले आईयूपीएसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आईयूपीएसी की नेमिंग जो है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको नेम दोगे। अब बात आती है प्रीफिक्स क्या होता है सर, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा तुम लोगों को। प्रीफिक्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पूर्व लग्न, ठीक है। रूट वर्ड, हिंदी में रूट वर्ड ही बोलते होंगे इसको। सफिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुलग्न, ठीक है। तो पहले प्रीफिक्स जुड़ेगा, फिर रूट वर्ड जुड़ेगा, एंड देन क्या आएगा आपके पास में, सफिक्स आएगा, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, सबसे पहले रूट वर्ड की, तो ये आप लोगों को याद करना है। आज जो एक्चुअल में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम वो लर्निंग पार्ट है, उसको पहले आप याद करोगे। याद करने के बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर केवल एग्जांपल्स वगैरह अपन लेंगे, आईयूपीएसी के रूल्स लिखवाएंगे और उसके बाद में एग्जांपल्स वगैरह लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूट वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो अगर एक कार्बन अगर आपको चेन के अंदर दिखाई देता है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेते हो बेटा, मैथ यूज में लेते हो। अगर दो कार्बन दिखाई देते हैं तो आप एथ यूज में लोगे। अगर कार्बन की क्वांटिटी 3 होती है तो आप प्रॉप यूज में लोगे। अगर कार्बन 4 दिखाई देते हैं तो आप क्या यूज में लोगे, ब्यूट यूज में लोगे। अगर कार्बन 5 दिखाई देते हैं तो पेंट यूज में लोगे, ठीक है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लोगे, अगर कार्बन की क्वांटिटी 10 है तो क्या यूज में लोगे आप, डेक, ठीक है। मतलब एक कार्बन आ रहा है तो मैथ यूज में लोगे, 2 कार्बन आ रहे हैं तो एथ यूज में लोगे, 3 कार्बन आ रहे हैं तो प्रॉप यूज में लोगे, 4 कार्बन आ रहे हैं तो ब्यूट यूज में लोगे, 5 कार्बन आ रहे हैं तो पेंट यूज में लोगे, 6 कार्बन आ रहे हैं तो हेक्स, देन हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं बेटा, रूट वर्ड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज में लोगे, रूट वर्ड यूज में लोगे, ठीक है। जल्दी से इसको राइट डाउन करो। उसके बाद में अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देते हैं और फिर उसके बाद में इसको लेक्चर को आज अपन फिनिश करते हैं, ठीक है। कैप्चर कर लो जल्दी फोटो, डन, ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं पहले ये समझ लो। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो जब हम किसी भी चेन का सिलेक्शन करेंगे, कोई भी चेन होगी अपने पास में हाइड्रोकार्बन की, उसका जब हम सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन के अलावा मेरे पास में जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एज एन एग्जांपल COOH जुड़ा हुआ है कहीं पर, या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H जुड़ा हुआ है, या OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन सबको हम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इधर हमने लिखा कि वो प्रीफिक्स ले रहे हैं, और एक तरफ हमने लिखा क्या कि वो कई बार सफिक्स भी लेते हैं, ठीक है। 11th-12th में जाओगे तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो प्रीफिक्स भी लेते हैं और सफिक्स भी लेते हैं, ठीक है, दोनों लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे केवल इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे केवल प्रीफिक्स या सफिक्स मतलब कौन ज्यादा अच्छा ग्रुप है और क्या लेगा, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल मान लो सपोज दैट कहीं तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है।
कहीं पे भी अगर आपको ये देखने को मिलता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको इसको देनी होती है। ये अपने साथ में क्या लेता है बेटा, ये आपके अपने साथ में सफिक्स लेता है, और सफिक्स अपने साथ में क्या लेता है बच्चा, ये ओइक एसिड, ठीक है। हालांकि ये प्रीफिक्स भी लेता है, लेकिन वो अभी मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा हूँ। प्रीफिक्स में ये इसका सेम ही नेम रहता है, कार्बोक्सिलिक ही नेम रहता है, ठीक है। अभी सफिक्स मैंने बताया, यहाँ पे सफिक्स क्या यूज में लेता है बेटा, ये ओइक यूज में लेता है। हमने दूसरा नाम लिखा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। ये अपने साथ में ये भी सफिक्स लेता है, और अपने साथ में क्या सफिक्स लेता है बेटा, ये L, ठीक है। देखो एल्डिहाइड अपने साथ में प्रीफिक्स भी लेता है, ठीक है, लेकिन अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, सफिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, कीटोन ग्रुप की, कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। ये सारे फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। ये भी अपने साथ में प्रीफिक्स सफिक्स दोनों लेता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, सफिक्स की, तो ये अपने साथ में सफिक्स में क्या लेता है, ऑन। अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो प्रीफिक्स के तौर पे ये यूज में लेता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा किसकी, इसके बाद में हम बात करते हैं CN की। मान लो सपोज दैट कहीं आपको CN दिखाई दे जाए, तो इसको हम बोलते हैं साइनो ग्रुप। क्या यूज में लेते हैं इसमें, साइनो, ठीक है। और मतलब साइनाइड ग्रुप होता है एक्चुअल में, ये साइनाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और ये अपने साथ में प्रीफिक्स लेता है, ये सफिक्स नहीं लेता अपने साथ में, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या लेगा बेटा, ये साइनो प्रीफिक्स के तौर पे ये आप यूज में इसके अंदर आएगा। एक होता है बेटा OH, कहीं पे अगर आपको OH दिखाई दे जाए तो OH ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप जो है, ठीक है, अपने साथ में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लेता है। प्रीफिक्स के तौर पे तो ये हाइड्रोक्सी यूज में लेता है, और सफिक्स के तौर पे ये ऑल यूज में लेता है। जैसे पढ़ा भी होगा मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। केवल और केवल सफिक्स अपने साथ में प्रीफिक्स लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब अपने साथ में केवल प्रीफिक्स लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल ये अपने साथ में क्या लेगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। ये वो ग्रुप हैं जो केवल और केवल क्या लेते हैं, ठीक है, केवल सफिक्स लेते हैं, ठीक। तो पहले इनको राइट डाउन कर लो आप लोग, उसके बाद में आगे थोड़े से ग्रुप और हैं वो लिखवाने हैं, ठीक है। 10th के अकॉर्डिंग ये मेरे ख्याल से काफी है। 10th के अकॉर्डिंग आप अगर इनको भी कर लोगे तो बहुत है ये, ठीक है। और भी बहुत सारे वैसे ग्रुप होते हैं, जैसे एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम लोगों के लिए ये काफी है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को लगता है कि भाई 11-12 के लिए भी ये वीडियो होनी चाहिए, तो मैं और ग्रुप इसके अंदर डाल दूंगा। अभी भी केवल यही चीज बहुत है तुम लोगों के लिए, ठीक। फिनिश करूं, रफ कर दूं, ओके। नेक्स्ट देखो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा, जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक्चुअल में बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ये CH3 है, ठीक है। इसके अलावा आपका C2H5 आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपका C3H7 आ गया। ये सारे जो ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये एल्काइल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये एल्काइल ग्रुप की कैटेगरी में। तो अगर ढंग से देखो, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ प्लस आइल क्या बन जाएगा, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं बेटा, मैथ, ठीक है। एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो आइल यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, सफिक्स आ रहा है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं बेटा, इथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं बेटा, प्रोपाइल, ठीक है। 4 कार्बन आ जाता है तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे कुछ आ जाएंगे। ये अपने साथ में कोई भी सफिक्स कैरी नहीं करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, मान लो सपोज दैट OCH3 की, तो ये अपने साथ में एक सफिक्स प्रीफिक्स लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिथॉक्सी, मतलब ऑक्सी जुड़ जाता है इसके अंदर। बेसिकली ये ईथर का ही एक पार्ट होता है मिथॉक्सी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, OC2H5 की, तो इसको हम बोलते हैं इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, मान लो सपोज दैट आपको कहीं तो NO2 दिख गया, तो ये भी अपने साथ में क्या लेता है बेटा, प्रीफिक्स लेता है अपने साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज दैट आपको कहीं पे NC दिख गया, CN की जगह NC दिख गया, तो इसको हम बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। और ये अपने साथ में सफिक्स नहीं लेते हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अपने साथ में क्या नहीं लेते हैं, सफिक्स नहीं लेते हैं,
ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक, ये कुछ क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। कल से अपन IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और अगली जो 2 वीडियो होने वाली हैं वो IUPAC के रूल्स के ऊपर और IUPAC के नोमेनक्लेचर के ऊपर होने वाली हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपने साथ में कौन सा प्रीफिक्स लेता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपने साथ में सफिक्स लेता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों को ये चीज पता होगी तभी आप आगे की चीजें कर पाओगे, तभी आप IUPAC नेमिंग दे पाओगे। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है तो आप IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। ओके, सो करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इसको ढंग से समझने की कोशिश करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। आप मेरा एक टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है तो टेलीग्राम पे भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको, अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ में व्हाट्सएप पर भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।